10 सितंबर को अंबेडकर पार्क भोपाल में अतिथि शिक्षकों का महाआंदोलन। यह आंदोलन दरअसल 5 सितंबर शिक्षक दिवस को होना था। अतिथि इसकी पहले ही घोषणा कर चुके थे, लेकिन एक घटनाक्रम के बाद नैतिकता के आधार पर अतिथि शिक्षकों ने यह फैसला किया कि नहीं, अब 5 सितंबर को धरना देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने 10 सितंबर किया। लेकिन इस नैतिकता का मिला क्या, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले रोशनपुरा जाना था। अचानक एक दिन पहले सूचना आती है कि नहीं भैया, रोशनपुरा आपकी संख्या बल बहुत है, ये है वो है, तो आप एक काम करिए, अम्बेडकर पार्क चलिए। ठीक है, शासन की अपनी व्यवस्था होती है, किसी के प्रोटेस्ट के कारण एक आम जनजीवन भी प्रभावित होता है, वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती है। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए कि अब भोपाल में सिर्फ अम्बेडकर पार्क था, इतनी कीचड़ थी वहाँ, इतनी कीचड़ थी, पूरा खुला पार्क, कीचड़ ही कीचड़, उसमें आप जो है अतिथियों को भेजते जा रहे हो। कहीं ना कहीं ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका था हिम्मत तोड़ने की। लेकिन ये भूल गए कि अतिथि के जब जब आंदोलन हुए हैं तो ये कीचड़, ये पानी कोई उनका वो तोड़ नहीं सकता। और इसका उदाहरण था कि कल जब शाम को भारी बारिश हो रही थी, इतनी भारी बारिश की रेनकोट भी पानी छोड़ दे अंदर से, उस बारिश के बीच भी अतिथि सड़क पर डटे रहे। आंदोलन की शुरुआत तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 बजे हुई थी। मैं भी वहाँ पर था उस समय, और काफ़ी जोश और जुनून के साथ अतिथि वहाँ पहुँच रहे थे। मतलब कीचड़ ईचड़ की किसी को कोई परवाह नहीं थी, और अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर वो लोग डटे हुए थे। दोपहर में पॉलिटिकल एंट्री होती है। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार जी, वो आते हैं, अपनी बात रखते हैं, पॉलिटिकल बातें ज़्यादा रख देते हैं। और खैर एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ अतिथि का आंदोलन आगे बढ़ता है। इसी बीच बारिश भी होती है और सीएम हाउस के लिए अतिथि जाना चाहते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया जाता है। ये एक पूरा प्रशासनिक व्यवस्था है कि भाई जाहिर सी बात है, सीएम हाउस तो किसी को अलाउ नहीं करेंगे, तो वो बैरिकेडिंग करके रोक दिया। अतिथि सड़क पर बैठ गए। बारिश हुई, भारी बारिश के बीच भी अतिथि डटे रहे। इन सब के बीच में एक खबर ये आई कि डेलीगेशन गया होगा मिलने, वहाँ विभागीय मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे। तो वहाँ पर उनसे ये कहा गया कि महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। अब इस पे मेरा तो यही कहना है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा, जिसने भी कहा, अधिकारी या मंत्री जी ने, कि महापंचायत की घोषणाओं को भूल जाओ। उसकी वजह भी बता देता हूँ क्यों भूल जाओ। क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल बाकी है। यदि आप ये पॉलिटिकल चीज़ें नहीं समझते तो ये आपकी गलती है। भाई राजनीति का तो यही उसूल है कि चुनाव आए उससे पहले महापंचायत बुलाओ, बहुत सारे वादे कर दो, तमाम प्रकार की चीज़ें कर दो, और जब चुनाव खत्म हो जाए तब भूल जाओ। यही हुआ अतिथियों के साथ। जब वादा किया गया था तब चुनाव सर पे था, जब महापंचायत बुलाई गई थी तब सत्ता में वापस आना था, इसीलिए ये सब हुआ। अब आप कब बैठे हो? आप बैठे हो 2024 में। चुनाव कब है? 3 साल बाद है। तो इसीलिए आपसे कह दिया गया भैया महापंचायत की घोषणा भूल जाओ। यदि यही डेलीगेशन, यही आंदोलन, यही मुलाकात चुनाव वाले साल में हुई होती तो मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी अधिकारी ये बोलने से पहले 50 बार सोचता, 100 बार सोचता। मैंने कल भी कई अतिथियों से वहाँ बात की है। मैं बहुत तसल्ली और तरीके से ये मानता हूँ, और जिम्मेदारी से ये मानता हूँ कि अतिथि के मामले में राजनीति ही हो रही है। उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव से पहले घोषणाएं कर दो, सत्ता में आ जाओ, चुनाव के बाद भाई कौन से वादे, कौन सी घोषणाएं, भूल जाओ। कल यही हुआ। और मैं ये किसी एक पर्टिकुलर एक पार्टी या दल की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन यही होता है। पॉलिटिक्स ही इसी का नाम है। हम कहते ना यार तुम्हारे साथ तो पॉलिटिक्स हो गई, मतलब पॉलिटिक्स शब्द ही इस बात का पर्याय बन चुका है कि चुनाव के समय वादे करो और चुनाव के बाद उसे भूल जाओ, या भुलाने के लिए कह दिया जाता है।
अमूमन यही हुआ। लेकिन मेरी इसमें एक बात ये भी है कि आपने 7-8 वादे किए थे महापंचायत की घोषणा में, उसमें से आपने एक मानदेय वृद्धि वाला वादा पूरा भी किया है, ऐसा नहीं है कि कोई भी वादे पूरे नहीं किया। अब जो 6-7 बची है घोषणा, एक अधिकारी मंत्री सब बैठ जाएं और एक सकारात्मक एक बात हो जाए, भाई घोषणा तो आपने ही करी थी ना, आपकी ही पार्टी थी, आपकी ही सरकार थी, आप ऐसा कैसे कर सकते? एक बार देख ले उन 6-7 में से कौन सी पूरी हो सकती है, जो हो सकती है उस पर सकारात्मक बात और पहल हो जाए। भाई चीज़ें धीरे धीरे होती है, मैं भी ये मानता हूँ कि एकदम से ही सब कुछ नहीं हो सकता कि आदमी अभी रात में सोए और सुबह तक नियमित हो जाए, ये संभव भी नहीं है और अतिथि भी ये बात जानते हैं। लेकिन आप बात तो कीजिए, ये कौन सी बात होती है महापंचायत की घोषणा भूल जाओ? भाई किसने आप पे दबाव डाला था? किसने आपसे कहा था महापंचायत बुलाओ? किसने आपसे कहा था महापंचायत में घोषणाओं की बिल्कुल झड़ी लगा दो? आपने ही ये सब कहा था, तो अब पूरा कीजिए। जितनी वादे घोषणाएं पूरा कर सकते उतनी कीजिए। कल मैं वहाँ पर मौजूद था महाआंदोलन में, वहाँ मैंने कुछ अतिथियों से बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने कुछ वीडियो भी देखे होंगे, कहने को हो सकता है अरे भैया ये तो सब आंदोलन और ये ऐसा हिस्सा, ऐसा नहीं है। आप ये समझिए, कमाने वाला यदि एक है और उसकी नौकरी ही नहीं रही, अभी दिवाली आ रही है, पड़ोस के बच्चे फटाके फुलझड़ी जलाएंगे। जिस अतिथि की नौकरी चली गई, यदि वो अपने बेटे को पटाखे फुलझड़ी दिवाली पे नहीं दिला पाया, तो उस बाप की मनोस्थिति की आप कल्पना कीजिए। सुनने में बहुत सहज लग रहा होगा, लेकिन मैं उस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ कि उसके उस बाप पे क्या गुजरेगी कि उसका छोटा बेटा फुलझड़ी नहीं जला पा रहा और पड़ोस के बच्चे जो है एंजॉय कर रहे हैं। 9 सितंबर को डीपीआई के सामने भी अतिथि शिक्षक गए हुए थे। आप उस मनोवैज्ञानिक सोच, आप उस मनोस्थिति की कल्पना कीजिए कि अतिथियों को अंदर नहीं जाने दिया गया, तो एक अतिथि का दिमाग इस तरीके से हो गया कि उसने अपनी सारी डिग्री फेंक दी डीपीआई के बाहर। और मैंने भी उससे बात करी, यदि आपने वो वीडियो देखा हो तो उसकी बात से आपको ये लग रहा है कि वो चली चली बात कर रहा है। चली चली का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पागल है, चली चली बात का मतलब ये है कि उसकी मनोस्थिति ये नहीं बची कि वो कुछ सोच पाए, समझ पाए। ये अमूमन बहुत सारे अतिथियों के साथ हो रहा है। जिस पर आर्थिक संकट आता है ना, उसकी मनोस्थिति का फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता है सरकार को इस तरफ एक सकारात्मक सोच और के साथ पहल करनी चाहिए। एक व्यवस्था में जिन्होंने अपने उम्र का एक बड़ा पड़ाव पूरा कर लिया, एक व्यवस्था में रहते हुए आप उनको ऐसे बीच मझधार में छोड़ देंगे, वो कहाँ जाएंगे? आपको शुरू ही नहीं करना था अतिथि व्यवस्था, यदि ये इतनी खराब है तो क्यों करी आपने? अब जिनकी उम्र 50 साल हो गई, 55 साल हो गई, अब आप उनसे 55 साल, 50 साल, 45 साल बाद ये कह दो कि यार भैया तुम तो 50 साल के हो गए, अब एक काम करो, तुम्हें हम नहीं रख रहे। वो 51वें साल की उम्र में कहाँ नौकरी मांगने जाओ? कौन नौकरी देगा उसे? उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? मुझे लगता है सरकार को इन तमाम पहलुओं पे सोचना चाहिए और आज फिर एक सकारात्मक बात का माहौल पैदा हो। मैं तो यही चाहूँगा, डेलीगेशन फिर जा रहा है, कुछ सकारात्मक निर्णय जरूर इस पर निकले। इसी उम्मीद के साथ मुझे आप दीजिए विदा। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ट्विटर पर हमें फॉलो करना ना भूलें।